हेलो डियर स्टूडेंट्स। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अपन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए नया पेपर लेकर आया हूं सेकंड ग्रेड का पीवाईक्यू का 2015 पर दे रखा है ये आपकी आरपीएससी की साइट में और 18 में ये पेपर हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आइए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अमोंग द फॉलोइंग होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स द पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल इज। निम्नलिखित समनाभिकीय अणुओं में अनुचुंबकीय अणु है। तो पहली बात, ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है आपका अणुकक्षक सिद्धांत से। एमओटी का क्वेश्चन है, अणुकक्षक सिद्धांत का क्वेश्चन है। और अणुकक्षक सिद्धांत के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। अणुकक्षक सिद्धांत किस किस वैज्ञानिक ने दिया? हुंड और मुलिकन ने। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन है, तो याद रखना साइंटिस्ट के नेम क्या है, एक तो है हुंड और दूसरे का नाम क्या है? मुलिकन। क्या पूछ रहा है आपसे? अनुचुंबकीय पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है। अनुचुंबकीय होने के लिए क्या होनी चाहिए उसके पास? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कैसे इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो मैं आपको एक पैटर्न सिखाता हूं। पैटर्न कैसे सिखा रहा हूं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, अपनी बात आपकी और मेरी किसकी चल रही है? एमओटी की। किसकी बात चल रही है मेरी आपसे? एमओटी की। एमओटी बोले तो अणुकक्षक सिद्धांत। देखिए, अणुकक्षक जो सिद्धांत होता है ना, ये एक तो बनता है N2 तक के अणुओं के लिए और एक बनता है N2 के बाद वाले अणुओं के लिए। ठीक है, अब देखो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। N2 तक के अणुओं में जो सिस्टम होता है ना, नीचे तो ऐसे बनते हैं, देखो एक और एक, ये इधर और ये इधर, ये ऐसे और ये ऐसे। फिर बनता है आपका, ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा है। एक बनता है ऐसे, फिर ऐसे बनता है एक और दो। क्लियर है यहां तक की बात? इधर होते हैं आपके तीन और इधर होते हैं आपके तीन। ठीक है, समझ में आई यहां तक की बात? और N2 बाद वाले अणुओं के लिए ये वाला और ये वाला तो सेम रहता है। क्लियर है? ये वाला भी सेम रहता है, ये वाला पलटी मार जाता है, ये वाला चेंज हो जाता है, ये वाला फ्लिप कर जाता है। यानी कि दो तो चले जाते हैं कहां? ऊपर, और एक कहां जाते हैं? नीचे। अब मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाता हूं इसको सॉल्व करने की। जब भी N2 तक के अणुओं की बात करें तो इसमें आप ऐसा करा करो कि ऐसे करके दो साइक्लोप्रोपेन रिंग बना लिया करो। दो, दो चार, दो छह और 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक हो गए। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो ये दो ये नीचे वाले हो गए, ये ऊपर वाला हो गया, ये दोनों ये हो गए और ये हो गए। और जब आप इसको सॉल्व करो ना, तो इसके लिए आप बना लिया करो, ट्रिक है साइक्लोहेक्सेन। आ जाओ, देखो कहां तक कह रहा है? N2, F2, O2 और C2। N2 का मतलब होगा इसके पास, N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, तो दो के पास क्या हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहां तक की बात? सॉल्व करने के लिए क्या कह रहा हूं? N2 तक के लिए दो साइक्लोप्रोपेन बनाओ। चलो देखो, एक तो ये हो गई साइक्लोप्रोपेन और एक ये हो गई। 8 इलेक्ट्रॉन तो नीचे भर ही गए हैं, 2, 4, 6 और 8, बचे कितने? 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यानी कि ये N2 का हो गया। यानी कि यहां पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये अनुचुंबकीय न होकर प्रतिचुंबकीय होगा। इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अगला कौन सा कह रहा है? F2। F2 N2 के बाद होता है। एक फ्लोरीन में कितने होते हैं? 9, तो दो में कितने हो गए? 18। 18 है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ऐसे साइक्लोहेक्सेन बना लो। 8 तो आप बढ़ चुके हो नीचे तक, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। यानी कि ये वाला किसके लिए बनाया मैंने? F2 के लिए। यहां पर भी कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे युग्मित हैं, पेयर्ड है। तो यानी कि ये आपका अनुचुंबकीय नहीं है, ये तो प्रतिचुंबकीय है। O2 ऑक्सीजन, यानी कि 8, 8 दूनी 16। गुरुजी इसका क्या करना है मुझे? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, N2 के बाद वाला ही तो है, नाइट्रोजन के बाद ही तो ऑक्सीजन आती है, तो इसके लिए भी क्या बनेगी? इसके लिए भी साइक्लोहेक्सेन बना लो। 8 तो आप नीचे बढ़ चुके हो, 2, 4, 6, 8, बचे कितने? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ये देखो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आए। सिंगल यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अ से अयुग्मित और अ से अनुचुंबकीय, O2। तो आंसर जाएगा इसका O2। अब जब इतनी मेहनत करी तो C2 को भी कर लेते हैं। C2 यानी कि नाइट्रोजन से पहले। नाइट्रोजन से पहले वालों के लिए क्या ट्रिक बताइए मैंने आपको? ऐसे करके
साइक्लोप्रोपेन बना लो। नीचे 8 तो भर ही चुके हैं, 8 भरने के बाद 9 10 11 और 12, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित, यहां पर युग्मित, यहां पर युग्मित, तो आंसर क्या गया है इसका O2। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों को पेपर में टाइम बचाने के लिए, ऐसा थोड़ी कि पूरे को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 45 नंबर क्वेश्चन है सॉल्यूशन में से, ठीक है। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख रहा है। 10 ग्राम पदार्थ अणुभार 50 को 200 ml जल में विलय किया गया और प्राप्त विलयन का घनत्व इतना पाया गया, इस विलयन की मोललता क्या होगी? फोकस किस पर करवा रहा है आपसे? मोललता पर, लता मोलैलिटी, ठीक है ना। तो आपको स्मॉल m निकलवा रहा है। सबसे पहली बात, स्मॉल m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो स्मॉल m है, स्मॉल m यानी कि आपकी जो मोललता है, इसके नाम के पीछे लता आती है, फोकस ऑन लता नॉट रता। तो जो आपकी मोललता है, मोललता है स्मॉल m, ये तापमान से अप्रभावित रहती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तापमान से अप्रभावित क्यों रहती है सर? क्योंकि इसके अंदर कोई भी आयतन का पद नहीं होता। स्मॉल m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विलय का भार अपॉन में विलय का अणुभार गुणा 1000 अपॉन में विलायक का भार, विलायक का भार। चलो वैल्यू पुट करते हैं। स्मॉल m बराबर विलय का भार 10 ग्राम दे रखा है, अपॉन में अणुभार प्रश्न में दे रखा है 50 गुणा 1000 अपॉन में विलायक का भार। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, यहां पर विलायक का भार तो दे नहीं रखा, यहां तो 200 ml आयतन दे रखा है, लेकिन साथ में आपको क्या दे रखा है? घनत्व, डेंसिटी। घनत्व 1.05, यानी कि आप सबको पता है कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक की बात? आपको मास निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो मास बराबर क्या आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो m बराबर क्या आएगा भैया? मास बराबर क्या आएगा? डेंसिटी। डेंसिटी घनत्व कितनी है आपका? 1.05 इंटू v। वॉल्यूम कितना है आपका? 200। ये लो भाई, 105 दूनी 210 होते हैं, 210 और ये 2 जीरो आपकी पॉइंट, ये लगा 210, यानी कि जो विलयन है उस विलयन का भार आ गया 210। लेकिन फॉर्मूले के अंदर तो क्या रखना है? विलायक का भार। तो क्या करेंगे आप? 210 जो आया है उसमें से आप विलय का भार कितना है 10 ग्राम घटा दो, कितना आया? 200। और 200 ही आपका क्या है? 200 ही आपका क्या है यहाँ पर? विलायक का भार। अपॉन में 200 पुट करो, हो गया ये वाला काम। देखो जरा, थोड़ी काटा पीटी करते हैं। 200 से 1000 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से 10 कितनी 50 कितनी बार कटेगा? 10 बार। और 10 से 10 कटेगा 1 बार। आंसर आएगा 1.0 मोल केजी इनवर्स। चलिए, ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहा है। अगली स्लाइड लेता हूं मैं आपके सामने। ये देखो, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 0 से अनंत हो सकता है। सुनो, क्वांटम संख्या एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिलोंग्स टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो अब, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 0 से अनंत हो सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 0 से शुरू नहीं होता। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से शुरू होता है अनंत तक। ये कभी नहीं हो सकता। क्वांटम संख्या जो मुख्य है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। अगला कह रहा है के द्वारा कक्षक की ऊर्जा बहुत हद तक ज्ञात होती है। सही बात है, मुख्य क्वांटम संख्या से अपन क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। आगे कह रहा है कक्षक की त्रिविमीय आकृति को परिभाषित करती है। नहीं, त्रिविमीय आकृति को नहीं, आकृति को तो भैया एल दिंगशी क्वांटम संख्या परिभाषित करती है। ये भी गलत है आपका, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। नहीं, अभिविन्यास के बारे में तो एम बताती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो आंसर क्या गया था इसका? दूसरा। आगे देखो, Among the following substances, the least viscous liquid is। निम्नलिखित पदार्थों में से न्यूनतम श्यानता वाला द्रव है। न्यूनतम श्यानता यानी कि जिसमें अपन ऐसे कह सकते हैं कि श्यानता का मतलब होता है द्रवों के बहने का विरोध करना। आसानी से कौन बहेगा इन सब में आसानी से बहेगा जल। तो इसकी श्यानता क्या है? न्यूनतम है। अगला,
क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज, CO2 का क्रांतिक ताप है, याद रखना है भैया, फिक्स है। CO2 का क्रांतिक ताप होता है 30.98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित अणुओं में सहसंयोजक गुण का सही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन आया है फेजान्स रूल से। आप एक चीज को नोटिस कर रहे होंगे, मैंने आपको जितने भी अब तक पेपर कराए ना उन सब में फेजान से क्वेश्चन आ रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि 2025 में भी आया था और अब भी आएगा, फिक्स है। किसका क्वेश्चन है? फेजान्स रूल का, फायांस के नियम का। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं। क्या बात कर रहा हूं? फायांस का नियम, फेजान्स रूल। फायांस का नियम हमें क्या बताता है? 25 वाला स्टेटमेंट था, आयनिक बंध में, कौन से बंध में? आयनिक बंध में सह संयोजक लक्षणों की व्याख्या। ठीक है जी, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आयनिक बंध कब बनेगा? आयनिक बंध तो आयनों में बनता है, तो एक तो होता है धनायन और एक क्या होता है आपका? ऋणायन। एक होता है आपका धनायन और एक ऋणायन। मैंने एक ही बात कही है, धनायन का आकार जो होना चाहिए वो छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, और ऋणायन का आकार कैसा होना चाहिए आपका? बड़े से बड़ा। बस यही कंसेप्ट है आपका। ये जितना छोटा होगा धनायन, ऋणायन जितना बड़ा होगा, आयनिक बंध में उतने ही ज्यादा आपके सहसंयोजक लक्षण आएंगे। चलिए देखते हैं अपन। ये देखो, अब आप यहां पर देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तीसरे ऑप्शन को देखो, तीसरे ऑप्शन में NaCl, Cl तो कॉमन है, लेकिन NaCl में देखो, यहां लिखता हूं NaCl, और कौन सा है? MgCl2। कॉपी में हो रहा है आपकी में, MgCl2, AlCl3 और SnCl4। हाँ जी, यहां पर Cl नेगेटिव वाला पार्ट तो कॉमन है, लेकिन यहां पर Na पर कैसा चार्ज है? प्लस। ये 2 इसके ऊपर चला गया, यहां पर Mg पर +2 है, यहां पर Al पर +3 है और Sn +4 है। जैसे जैसे धनावेश पर ऑक्सीकरण अंक बढ़ता जा रहा है, यानी कि धनावेश बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे धनायन का आकार क्या होता जाता है? छोटा। और जितना छोटा धनायन होगा, आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण उतने ही ज्यादा होंगे। तो तीसरा गया था, NaCl से ज्यादा MgCl2 में, MgCl2 से ज्यादा AlCl3 में और SnCl4 में। अगला क्वेश्चन 50, बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न है, संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन से। संकरण जिसके बारे में पॉलिंग ने बताया, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, जो कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उनको संकरित कक्षक कहते हैं, और जो नहीं भाग लेते उनको असंकरित कक्षक कहते हैं। संकरित कक्षक त्रिविमीय क्षेत्र में इस प्रकार से विन्यासित होते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण का मान न्यूनतम रहे। प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा तो ऊर्जा न्यूनतम होगी, ऊर्जा न्यूनतम होगी तो स्थायित्व अधिकतम होगा। आपसे संकरण निकलवा रहा है H2O, SF6 और PCl5। देखो, एक तो क्या दे रहा है आपको? H2O, एक क्या दे रहा है आपको? SF6, और एक आपको क्या दे रहा है? PCl5। संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है। केंद्रीय परमाणु ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। पहला पॉइंट, हाइड्रोजन और हीलियम केंद्रीय परमाणु नहीं होते, तो कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन। इसके लिए N निकालना पड़ेगा। N निकालने का फॉर्मूला क्या है? केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 ऑक्सीजन के, प्लस 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अपॉन में 2। N बराबर कितना आ गया? 4। 4 का मतलब संकरण क्या हो गया? sp3। हालांकि आंसर यहीं से आ रहा था, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसके अंदर पहले में sp3 दे रखा है, बाकी sp2, sp3d2 और sp3d हो गया यहीं से। पर ठीक है, आगे देख लेते हैं। सल्फर, सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, प्लस 6 फ्लोरीन, अपॉन में 2। N बराबर क्या आ गया? 6। 6 का मतलब sp3d2। ये देखो, PCl5, PCl5 में फास्फोरस केंद्रीय परमाणु है। N बराबर P का क्या है? 5, प्लस 5 अपॉन में 2 बराबर 5। 5 का मतलब sp3d, sp3d फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, देखो आ जाओ, आगे देखते हैं। संकुल आयन CONH3 का होल 6 3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। VBT का क्वेश्चन है। संयोजकता बंध सिद्धांत कोऑर्डिनेशन में से उठाया है। संयोजकता बंध सिद्धांत दिया गया हाइडलर, लंदन, पॉलिंग और स्लेटर के द्वारा। चलो देखते हैं इसमें। सबसे पहली बात, यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? +3 में। कोबाल्ट का नंबर कितना है भैया? 27। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन
18, 3d7 और 4s2। लेकिन कोबाल्ट तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहां से, 3d, 2 तो यहां से निकल गए, एक यहां से, 3d6 और 4s0। कोबाल्ट के साथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में NH3 जुड़ा हुआ है, और NH3 एक कैसा लिगेंड होता है? प्रबल लिगेंड होता है, जो डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। युग्मन करेगा तो क्या होगा? ये देखो, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास? 6। 1 2 3 4 5 और 6। गुरुजी आपने ऐसे क्यों भरे? तो भैया NH3 एक प्रबल लिगेंड है, डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है, यानी कि इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? 0 वाला। अगला सुनो, 52 क्वेश्चन। द हेक्साडेंटेट लिगेंड इज, षटदंतुर लिगेंड का उदाहरण है। षटदंतुक का एक ही याद करना है आपको, जो इसमें पहला ऑप्शन है वो है EDTA, EDTA -4। पूरा नाम क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। स्ट्रक्चर क्या होती है? ये देखो, CH2 और CH2, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। इससे क्या लगा दिया? CH3 COO माइनस, CH3 COO माइनस, CH3 COO माइनस और CH3 COO माइनस। ठीक है। षटदंत क्यों है? क्योंकि ये यहां से बंध बनाता है, यहां से बंध बनाता है, 1 2 3 4 5 और 6 जगह से बंध बनाता है, इसीलिए आपका षटदंतुर लिगेंड है। नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, -4 इस पर चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखो, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ, वही आपका कोऑर्डिनेशन में से क्वेश्चन है। NH3 को ये जो लिखा हुआ NH3 और H2O, जब भी संकुल यौगिकों का या उपसेचक यौगिकों का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले नामकरण किसका किया जाता है? धनायन का, उसके बाद ऋणायन का। तो यहां पर ये जो आगे वाली प्रजाति है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले इसी का नाम होगा। और जब नाम करते हैं बड़े कोष्टक का तो सबसे पहले लिखी जाती है लिगेंड की संख्या, लेकिन यहां पर तो लिगेंड एक से ज्यादा प्रेजेंट है, तो पहले किसको लिखते हैं? जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। NH3 को बोलते हैं अमाइन, NH3 को क्या बोलते हैं? अमाइन। और H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है? पहले आता है M, तो पहले M आएगा और बाद में कौन आएगा? Q। तो पहले M आना है, यानी कि 3 NH3 ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम और ये क्लोराइड। ठीक है, पहला इज द राइट आंसर। सर पहला और दूसरे में ऑक्सीडेशन स्टेट का अंतर है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं अपन। क्रोमियम की क्या है भैया? X। अब सुनो, NH3 एक उदासीन लिगेंड है, छोड़ दो। H2 उदासीन लिगेंड है, छोड़ दो। X, ये 3 इसके ऊपर जाएगा, यहां पर Cl3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 3, तो X बराबर क्या आ गया? +3। सीधा सीधा हिसाब किताब, आंसर हो गया पहला। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 31 है, उस ही वर्ग में उसके निकटतम ऊपर और नीचे आने वाले तत्वों के परमाणु क्रमांक होंगे। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आओ, पहले बात अपन कुछ इसको चेक करते हैं, कैसे करते हैं। देखो, पहले आवर्त में कौन कौन होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में कौन होता है आपका? लिथियम, इसका नंबर 1 है और इसका कितना है? 2। हीलियम के बाद कौन आता है? नियॉन, 10। उसके बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, 2 10 18 36 54 और 86। क्लियर है यहां तक की बात? हाइड्रोजन, हीलियम, दूसरा ये तीसरा लिथियम से कहां तक जाता है? नियॉन तक। उसके बाद कहां से आता है? सोडियम, सोडियम का कितना होता है? 11, 10 के बाद हो गया 11। उसके बाद कौन है? पोटेशियम, 18 के बाद कौन होता है? 19। उसके बाद कौन होता है? रुबेडियम, 36 के बाद कौन हो गया? 37। रुबेडियम के बाद कौन होगा? सीजियम, सीजियम का 54 के बाद क्या हो गया? 55। क्लियर है यहां तक की बात? हाँ जी, यहां सुनो क्या कह रहा है वो? परमाणु क्रमांक 31 है, 31 है, तो यानी कि कुछ तो बात करते हैं अपन। अब पोटेशियम के बाद 20 पर कौन आता है? कैल्शियम। उसके बाद स्कैंडियम, और स्कैंडियम के बाद अपना 30 पर, बीच में यहां तक जाता है, यहां तक 30 पर कौन आ जाता है? जिंक आ जाता है। और जिंक आने के बाद क्या कह रहा है वो? 31 नंबर को कह रहा है, तो 30 के बाद 31 ही तो आएगा। 31 पर कौन आएगा भाई? देखो, बोरॉन,
एल्यूमिनियम, गैलियम, आईएन और टीएल। ठीक है, तो 31 पर कौन है आपका? 31 पर है आपका, इसको मैं अगली स्लाइड पर बनाता हूं प्रॉपर तरीके से। देखो, ये है पहला आवर्त, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दूसरा है, दूसरे में कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तीसरे में कौन है आपके? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, अब चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां क्लियर है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है जी, यहां पर ये हो गया 19, ये हो गया 20। फिर यहां से शुरू होता है स्कैंडियम से, स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक। ठीक है जी, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है ये गैलियम, इसका नंबर कितना है? 31, इसी पर तो फोकस करवा रहा है। फिर देखो भैया ध्यान से ही आगे इसको कर लेते हैं, आर्सेनिक, ये ब्रोमीन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये 2, 10, 18 और ये आपका 36। 36 के बाद ये क्या हो गया आपका? 37, ये हो गया आपका 38। उसके बाद इट्रियम, इट्रियम क्या है? 39 और ये कहां तक जाएगा आपका? कैडमियम 48 तक। उसके बाद आईएन आ गया, 48 के बाद कौन आएगा? 49 आएगा। अब ये ऊपर कौन है? एल्यूमिनियम। अब आप खुद देखो, वहां तक 10 हो गए हैं, 11, एक 12 और एक 13। आई बात समझ में? तो ये 31 के ऊपर नीचे पूछ रहा है, ध्यान से देखो। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 31 है, उस वर्ग में उसके निकटतम ऊपर और नीचे। ठीक है जी, 31 के आसपास पूछ रहा है, ध्यान से देखना। 31 के ऊपर तो है 13 और नीचे है 49, तो 13 और 49 कोई ऐसा ऑप्शन है क्या इसमें? ये रहा दूसरा, दैट इज द आंसर। ऐसे करना था दिमाग लगा के। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक युग्म एस ब्लॉक के तत्वों को दर्शाता? चलो, वर्ग संख्या 1 क्षारीय धातु और वर्ग संख्या 2 क्षारीय मृदा धातुओं में एस ब्लॉक आपका समझ जाता है। क्या है ये आपके? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। क्लियर है यहां तक की बात? और दूसरे में कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। क्लियर है? अब सर इनके नंबर देखो, ऐसे नहीं है कि इन सबके नंबर आप याद करने लग रहे हो, बिना बात की मेहनत कर रहे हो। नरेगा थोड़ी करना सीखना है अपन को। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये याद कर लो। 2, 10, 18, 36, 54 और 86। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखो, हाइड्रोजन का 1 है, वो हो गया 2, इसका 3, इसका 4, वो हो गया 10, 11 और 12, 18, 19 और 20, 36, 37 और 38, 54, 55 और 56। अब देखो जरा, 7 और 19, क्या इसमें 7 है? नहीं है। क्या इसमें 19 है? 19 तो है, तो पहला तो गया। 22 और 55, 20 है, 22 नहीं है, 55 तो है, छोड़ो। 12 और 15, 12 तो है लेकिन 15 नहीं है, छोड़ो। 19 और 56, ये रहा 19 और ये रहा 56, ये रहा आपका 56। तो ये लो, फोर्थ इज द राइट आंसर। ऐसे सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन, A solution with pH is equals to 3 is more acidic than a solution with pH is equals to 6 by a factor of। चलो अगले पेज पे देखते हैं इसको। क्वेश्चन है, एक विलयन pH बराबर 3 अन्य विलयन pH बराबर 6 से निम्नलिखित गुणांक द्वारा अधिक अम्लीय होता है। 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं आपको। अब मेरी बात सुनना, pH निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस आयनों की सांद्रता। क्लियर है? और H प्लस आयनों की सांद्रता बराबर फॉर्मूला होता है 10 टू द पावर माइनस pH।
क्लियर है? पहले वाले विलयन में pH बराबर 3 दे रखा है, pH बराबर 3 दे रखा है, यानी कि इस विलयन में H प्लस आयनों की जो सांद्रता है वो कितने के बराबर है? 10 की पावर माइनस pH। pH कितनी है? 3, तो 10 की पावर कितना हो गया? -3। दूसरा सॉल्यूशन दे रखा है pH बराबर 6 का, H प्लस आयनों की सांद्रता क्या हो जाएगी? 10 की पावर माइनस pH। pH कितना है? 6, तो 10 टू द पावर -6। दोनों का कंपैरिजन करवा रहा है, तो 10 टू द पावर -3 में 10 टू द पावर -6 से भाग लगा दो, क्या होगा? 10 टू द पावर -3 एज इट इज रहेंगी, लेकिन 10 की पावर -6 ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी? प्लस की। आधार समान, घातें जुड़ेंगी, ठीक है? क्या आएगा आपका? 10 की पावर प्लस का 3। कहां है 10 की पावर प्लस का 3? ये रहा तीसरा, 1 गुणा 10 की पावर 3। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द एंडोथर्मिक प्रोसेस इज, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। इस टाइप का क्वेश्चन 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग में भी आया हुआ है, देखो। और ये क्वेश्चन है, इन सब में देखो आप कुछ परमाणु दे रखे हैं आपको, और उन परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों को प्लस किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। फ्लोरीन को मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन देते ही 8 देते ही इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा। जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, यानी कि ये प्रोसेस कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनों को अगर आसानी से ग्रहण कर रहा है तो होगा एक्सो, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलेगी। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, आसानी से लेगा, अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा, एक्सो। ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, आसानी से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक्सो। आसानी से ले लेता है तो एक्सो, एनर्जी बाहर निकलती है। ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है और मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ही जोड़ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पर भी तो नेगेटिव चार्ज होता है। क्या नेगेटिव नेगेटिव के पास आना पसंद करेगा? क्या भाई, नेगेटिव नेगेटिव के पास आना पसंद नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन मुझे तो इसको इसके साथ जोड़ना है तो मुझे बाहर से क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि इसको ऊर्जा अवशोषित करनी है, दैट इज अ एंडो। 4th नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ आपको संकुल यौगिक दिए गए हैं और उन संकुल यौगिकों से में से जो Fe दे रखा है ना, उसकी ऑक्सीकरण अंक निकालने हैं। चलो पहला करते हैं, यहीं पर ही सॉल्व करता हूं। लो देखो, Fe के लिए क्या मान लिया मैंने? x। एक Cn पर कितना होता है? -1, तो 6 पर कितना हो गया? -6 बराबर -3। x बराबर क्या आ गया? +3, यानी कि यहां पर +3 में है, तो +3 +3 +3, तीसरा तो नहीं हो सकता, हटाओ। अगला कह रहा है FeCN6 -4। Fe पर क्या मान लिया? x। एक Cn पर कितना होता है? -1, एक पर कितना होता है? -1, तो 6 पर कितना हो गया? -6 बराबर -4। x बराबर क्या आ गया? प्लस का 2, यानी कि यहां पर +3 हो गया और यहां +2 हो गया। +3 +2 ये गया, +3 +2 +3 +2। अगला देखो Fe पर कितना मान लिया मैंने? x मान लिया। SCN पर कितना होता है? -1, ठीक है ना? तो SCN आपको एक ही दे रखा है, दे रखा है, तो -1 बराबर +2, -1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। x बराबर क्या आएगा? +3, ये लो भैया, +3 +2 +3। लास्ट वाले को देख लेते हैं। H2 तो उदासीन लिगेंड है, डायरेक्ट जाएगा Fe +3, ये लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ जिंक, निम्नलिखित में से जिंक का एस का क्या मायन है? लो डायरेक्ट याद करना है। H3PO4 इज नोन एज, H3PO4 का नाम होता है, इसको ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन आपका यूपीएससी का है, चलो जी इसको ट्राई करते हैं। 1 मिनट आप क्वेश्चन देखो, तब तक देखो, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका यूपीएससी नेमिंग करनी है, नंबरिंग करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरा नंबर। ये जो 1 नंबर पर ग्रुप लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये तो हो गया 1 आइसोप्रोपाइल, एक ही के अंदर आ रहा है, सीधा है 1 आइसोप्रोपाइल। तीसरे पर मेथिल है और साइक्लोपेंटेन, डायरेक्ट जा रहा है तो।
अब आपने क्वेश्चन 62 को देखो, अपन ने पहले जितने भी पेपर किए हैं हर पेपर के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन सा मेटा निर्देशी है। यानी कि देखो NH2, ये कौन हो गया NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये अंदर आएंगे, यानी कि यहां पर क्या लगेगा +R। SO3H में क्या होगा, ये देखो SO और एक इधर ले लो O और एक इधर ले लो, ये ले लो, ये हो गया आपका SO3H। इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएंगे। अगला कौन है OCS3, OCS3 ये लोन पेयर है, ये अंदर आएंगे, यानी कि यहां पर +R, यहां -R, यहां +R। देखो यहां तो जिनमें ऐसे निकालते हैं जिनमें वलय से जो परमाणु जुड़ा हुआ होता है ना, अगर उसके पास लोन पेयर है तो +R लगता है, और वलय से जुड़ा हुआ परमाणु अपने से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो -R होता है, ये +R हो गया। C2H5 का तो +H लगता है, C2H5 +H। तो देखो यहां +H लग रहा है, यहां +R लग रहा है और यहां +R लग रहा है, केवल एक ही जगह -R लग रहा है, तो -R लग रहा है SO3H में, ये इसका आंसर है। आ जाओ आगे देखते हैं। एल्डिहाइड, पहली बात तो ये क्वेश्चन अपने से बिलोंग नहीं है, पर फिर भी एल्डिहाइड जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, तनु क्षार के उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होती है, इस अभिक्रिया का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। नहीं आएगा अपने यहाँ। जो 64 नंबर क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको कॉपी में करवा रखा है। प्रेरणिक प्रभाव के 10 अनुप्रयोग है, लास्ट वाला एमिनो की क्षारकता है, ये आपको याद करना है। देखो NH3 दे रखा है, C2H5 NH2 1 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन, ये दे रखे हैं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर R बराबर CH3 होता है तो आंसर होता है 213 0, और R बराबर अगर क्या होता है C2H5 होता है तो आंसर होता है 231 0। यानी कि सबसे पहले आएगा R बराबर C2H5 ही दे रखा है, याद ही करना है। और ये प्रश्न अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई RPSC की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो R बराबर C2H5 है तो सबसे पहले कौन आएगा 2 डिग्री, सबसे पहले 2 डिग्री ये रहा, सबसे पहले 2 आ गया, उसके बाद कौन आएगा 3, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। NH3 को मैं 0 बोलता हूं, आप भी ऐसे ही बोले। प्रश्नों को अगर पेपर में सही करना है तो, बाकी देखो आपकी शिक्षा है। ग्रीनियर अभिकर्मक नहीं आएगा, पर फिर भी देख लेते हैं। ग्रीनियर अभिकर्मक का कीटोनों के कार्बोनिल समूह पर योग देता है। देखो कीटोन के ऊपर, कीटोन का मतलब हो गया R C डबल बॉन्ड O और R। अभिक्रिया किससे करवा रहा हूं मैं इसकी, RMgX से, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से देखना, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। R का मतलब है एल्किल समूह यानी कि कार्बन, और मैग्नीशियम धातु है, धातु पर हमेशा धनायन आता है, यानी कि इस बंध के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा वो तो इस पर अटैक करेगा और ये इस पर अटैक करेगा, क्या होगा RC। इस कार्बन पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, इससे जुड़ेगा R। इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है नेगेटिव, और इससे कौन जुड़ जाएगा आकर MgX पॉजिटिव, MgX पॉजिटिव, और इससे क्या लगा हुआ है ये R। उसके बाद इसका क्या करवा दो जल अपघटन, H3O पॉजिटिव, ये ऐसे टूटेगा, यहाँ H और यहाँ OH, क्या बन जाएगा RCRROH। अरे भैया ये तो 3 डिग्री एल्कोहल है, क्या है आपका तृतीयक एल्कोहल। आगे देखो, सिंथेटिक रबर नियोप्रीन इज द पॉलीमर ऑफ, संश्लेषित रबर नियोप्रीन निम्नलिखित का बहुलक है क्लोरोप्रीन का। समझ में आ गई बात। और जो प्राकृतिक रबर होती है वो तो होती है सिस आइसोप्रीन का, लेकिन संश्लेषित रबर किसका होता है क्लोरोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, बेकेलाइट किससे बनता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड से, तो ये आपका चौथा इज द राइट आंसर। आगे दे रखा होगा, ये दे रखा C6H5OH तो कौन हो गया आपका फिनोल, और ये कौन हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता, बायोमोलिक्यूल्स का है, ये अपना कौन सा संश्लेषित नहीं होता, ये होगा ट्रिप्टोफैन।
ठीक है। जल से क्रिया करके कैल्शियम कार्बाइड बनाता है, आओ बहुत बढ़िया। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaC2, कैल्शियम और ये कार्बन और ये कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, प्लस जल अपघटन करवा रहे हैं, यानी किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, H2O से। तो क्या होगा, ध्यान से देखना। आपने वो गैस वेल्डिंग वाला देखा है, गैस वेल्डिंग वाले का जो दुकान होती है ना, उसके साइड में चूना फैला हुआ रहता है, वो कैल्शियम कार्बाइड का ही उपयोग करता है। जैसे ही जल अपघटन करवाऊंगा ना, तो यहां तो H आएगा और यहां OH, यहाँ क्या आएगा H और यहाँ क्या आएगा OH, तो यहाँ तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड HC, एल्काइन हो गई, एसिटिलीन हो गई, देखो दे रखा है क्या, एथाइन। क्लियर है, ये रहा। चलो आओ अगला देखते हैं। उम्मीद है कि अगर आपने थ्योरी को, कॉपी को अच्छे से याद कर रखा है तो चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है ये रहा, निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए। पहली बात, पूर्तिरोधी। पूर्तिरोधी कौन होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं। प्रति अम्ल, जो पेट की अम्लता कम करते हैं, यानी कि प्रति अम्ल में अपन किसको ले सकते हैं, प्रति अम्ल में अपन किसको ले सकते हैं, इसमें ले लो आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, लेंसेप्रिजोल, ओमेप्रिजोल, रेमेटिडिन, सिमेटिडिन, ये सभी आपकी प्रति अम्ल के रूप में काम करती हैं। प्रशांतक, प्रशांतक ये है क्लोरोडाइज एपॉक्साइड। पीड़ाहारी, जो दर्द को कम करती हैं, मॉर्फिन। ठीक है, ये लो। अगला, द गोल्ड नंबर ऑफ सम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स आर गिवन, विच वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टिव। तो निम्नलिखित में से आपको कुछ रक्षी कोलाइडों के स्वर्णांक दिए गए हैं, इनमें से सर्वाधिक रक्षी कौन होगा, जिलेटिन होगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, ये लो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धूमकोरे के लिए आवश्यक नहीं है, पॉल्यूशन आ ही रहा है हर क्वेश्चन, SO2 आवश्यक नहीं है भैया। विचरण, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड का वर्षा जल के अम्लीकरण में योगदान नहीं है, तो ये योगदान नहीं है आपके N2O का, किसका, N2O का। और देखो अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कोलेराउस नियम का, कॉपी में हो रहा है लेकिन एक बार फिर से दोबारा देखते हैं, वही स्वच्छ भारत अभियान वाला प्रश्न है। AgNO3, KCl और KNO3 की अनंत अनुता पर मोलर चालकताएं दे रखी हैं, ये AgCl की ज्ञात करो। तो देखो, जैसे किसकी ज्ञात करनी है आपको, AgCl की, तो कैसे ज्ञात होगी भैया, AgCl में एक तो Ag चाहिए, Ag अपन को किससे मिल जाएगा, AgNO3 से। चलो Ag तो आ गया, प्लस और कौन चाहिए अपन को, Cl कहां से मिल रहा है, KCl से। लेकिन इस सब के करने के चक्कर में एक्स्ट्रा में कौन कौन आ गया, एक्स्ट्रा में एक तो आ गया आपका NO3 और कौन आ गया, K। Ag और Cl ही तो चाहिए, एक्स्ट्रा क्या आ गया, KNO3, तो KNO3 को यहाँ पे माइनस कर दो। चलो डेटा पुट करते हैं। AgNO3 के लिए कितना दे रखा है, 133.4, प्लस KCl के लिए कितना दे रखा है, 149.9, माइनस KNO3 के लिए कितना दे रखा है, 144.9, 144.9। देखो एक मोटा मोटा सा हिसाब लगा है ना, 149.9 में से 144.9 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 5 और 3 8, 138.4, ये लो सीधा सीधा आंसर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है डेनियल सेल में एनोड होता है, तो डेनियल सेल याद होगा, डेनियल सेल में ऐसे दो पात्र लिए जाते हैं, इसके अंदर क्या डाली जाती है, जिंक की रॉड डाली जाती है, और किसका सॉल्यूशन लिया जाता है, जिंक सल्फेट का। यहां पर किसकी रॉड ली जाती है, कॉपर की रॉड ली जाती है, और किसका सॉल्यूशन भरा जाता है, कॉपर सल्फेट का। हाँ जी, जिंक क्या करता है, जिंक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, ऑक्सीकरण होता है, वो एनोड की तरह काम करता है। तो आंसर क्या जाएगा, जिंक, एनोड का। वह गैस जिसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में सामान्यतः अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, आर्गन। द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की। क्या फॉर्मूला आएगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, 1s2 2s2 और 2p5, 5 और 2 7 और 2 9, देख लो 1s2 2s2 2p5, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है ना, जिसका मान कितना होता है 4.0। आगे देखो द नेक्स्ट वन,
निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस यूरेनिक तत्व है? 92 यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व जो होते हैं उनका निर्माण प्रकृति में नहीं होता, उनका निर्माण प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से किया जाता है, इसीलिए उसके बाद आने वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनिक। ट्रांस हिमालय है ना, पार हिमालय यानी कि हमसे दूर वाला है जो है वो कौन है आपका? प्रोटेक्टियम है। प्रोटेक्टियम क्या है? नेपच्यूनियम है, ठीक है ना। ये लो, वह तत्व चुनिए जो जैविक तंतु में सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, कॉपर, Cu। KOH का एल्कोहलिक विलयन के लिए प्रयुक्त होता है। इसको देखो, आगे एक बात बताता हूं आपको, ठीक है। KOH का पूछ रहा है ना। अब मेरी बात सुनना, एक तो होता है जलीय KOH, एक तो होता है जलीय KOH, एक्वस KOH। जलीय KOH तो देता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक होता है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH ये देता है आपकी विलोपन अभिक्रिया। हाँ भाई, ये क्या पूछ रहा है? ये एल्कोहलिक KOH पूछ रहा है। KOH का एल्कोहलिक विलयन प्रयुक्त होता है, बताओ भैया। विहाइड्रोजनीकरण के लिए, विहेलोजनीकरण के लिए, निर्जलीकरण के लिए, विहाइड्रोहेलोजनीकरण के लिए। तो किसके लिए होता है? विहाइड्रोहेलोजनीकरण के लिए। 81 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ये क्वेश्चन कहां से? आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। चलो, वुडवर्ड और फिजर नियम के उपयोग का कर रहा है, ये दे रहा है। अब आप देखो, दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर है, यानी कि ये है समवलयाकार वलय, और समवलयाकार वलय के लिए मूल मान कितना होता है? 253 नैनोमीटर। उसके बाद मैंने क्या देखने सिखाए थे आपको? वलय अवशेष, रिंग रेजिड्यू। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए ऐसे सिंगल बॉन्ड जो एक तरफ तो डबल से जुड़े हुए हैं और एक तरफ से सिंगल से जुड़े हुए हैं। क्या कहा मैंने? मैं सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, मैं एक तरफ तो डबल होना चाहिए और एक तरफ सिंगल। देखो जरा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड, जो आगे भी सिंगल से जुड़ा हुआ है, डबल से जुड़ा हुआ सिंगल सिंगल, डबल से जुड़ा हुआ सिंगल सिंगल। ये क्यों आएगा? डबल के बाद सिंगल और सिंगल के बाद डबल। एक तरफ सिंगल होना चाहिए और एक तरफ डबल। कितने? 3। एक वलय अवशेष रिंग रेजिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर की वृद्धि होती है, तो 3 के लिए कितनी होगी? 15। और कुछ है क्या इसमें? हाँ हाँ, और कुछ भी है। ये देखो, ये क्या है? ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, बाहरी चक्रीय द्विबंध, 5 नैनोमीटर की वृद्धि करता है। क्या ये वाले सर काउंट होंगे क्या? नहीं, ये एल्किल प्रतिस्थापी में काउंट नहीं होंगे। एल्किल प्रतिस्थापी में काउंट होने के लिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी संयुग्मन के बारे में बताती है, कॉन्जुगेशन के बारे में। तो 15 और 5 20। आज ये तो हो गया 273 दे रखा है क्या? पहला ही आंसर है, ये लो। एक द बेथोक्रोमिक शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन बैंड अकर्स ड्यू टू, एक अवशोषण बैंड में वर्णोत्कर्षी। बेथोक्रोमिक पूछ रहा है। देखो, यूवी स्पेक्ट्रा में जो ग्राफ आता है उसको ऐसे ही तो बताते हैं। इस रोड पर तो इस अक्ष पर, एक्स अक्ष मान लो लैम्डा ले रहा हूं, और वाई अक्ष पर एप्सिलॉन, मोलर विलोपन गुणांक को लेता हूं। अगर मैं इधर की तरफ जाता हूं, इधर की तरफ, तो इसको बोलते हैं आपका बेथोक्रोमिक, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। इधर जाते हैं तो बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक। ऊपर जाता है तो हाइपर और नीचे आता है तो हाइपो। तो ये क्या कह रहा है? एक अवशोषण बैंड में वर्णोत्कर्ष की विस्थापन के कारण होता है। बेथोक्रोमिक के कारण क्या होता है? लैम्डा के मान में वृद्धि होती है, इंक्रीजिंग इन वेवलेंथ। लैम्डा का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये देख लो दे रखा होगा, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। अगला काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। टक्कर सिद्धांत कोलिजन थ्योरी है। संगठित सिद्धांत के अनुसार वेग होता है, संगठित सिद्धांत के अनुसार जो वेग होता है ना, वो वेग बराबर होता है जेड डॉट क्यू के। ठीक है, जेड क्या है? जेड है प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में टकराने वाले कणों की संख्या, और क्यू बोल्ट्जमान कारक है। क्यू बराबर होता है ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। तो वेग बराबर आ जाएगा जेड डॉट ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। देख लो, ऐसा कुछ दे रखा है क्या? तो रेट बराबर जेड ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ये रहा। चलो, क्वेश्चन नंबर 84। ए और बी के मध्य किसी अभिक्रिया में ए की सांद्रता को दुगना करने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है, तथा बी की सांद्रता को दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाती है। ए और बी के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि देखो, सोचो, ए की सांद्रता को दुगना करने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो रही है, यानी कि ए को आपने दुगना किया तो 2 की पावर क्या होगी? 1 ही होगी।
समझ में आ गई यहां तक की बात। तथा बी की सांद्रता को दोगुना करने पर, बी की सांद्रता को दोगुना किया यानी कि 2 किया, अभिक्रिया कितनी होगी 4 गुनी, तो 2 की पावर कितनी लगानी पड़ेगी मुझे, 2 की पावर 2 ही तो लगानी पड़ेगी। आ गई समझ में। अब देखो 2 की सांद्रता 1 करूंगा तो 2 गुना ही आएगा, 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 गुना ही आएगा। तो अभिक्रिया फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की होंगी यहां से। ये रहा दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ओवरऑल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम जल के हिमांक बिंदु को -40 डिग्री सेल्सियस तक अवनमन करने के लिए NaCl के आवश्यक मोल ज्ञात कीजिए। चलो तो सबसे पहले अपन इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। एक तो होता है डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ विलायक, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ विलायक माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विलयन। और दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ डॉट एम। अब मेरी बात सुनो, डेल्टा टीएफ कितना कह रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा। डेल्टा टीएफ बराबर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ विलायक, विलायक के रूप में जल ले रहा है, आप देख लो जरा। और जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, जल ले रहा है ना, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है जल का 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ विलयन के लिए कितना कह रहा है, -40 ही कह रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डेल्टा टीएफ बराबर आ गया 40। डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, केएफ डॉट एम। डेल्टा टीएफ कितना है आपका 40, केएफ कितना है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, और केबी क्या होता है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। हालांकि पेपर में लिखे हुए आते हैं पर फिर भी वाटर के लिए याद कर लेना, मैंने आपसे कहा क्या रखा है। स्मॉल एम क्या है आपका, विलय का भार, विलय का भार ये तो ज्ञात करना है, मोल ज्ञात करने हैं, तो इसको की जगह तो एक्स लिख लेता हूं, इनटू क्या दे रखा है आपको, 1 किलोग्राम जल दे रखा है, तो काम ही खत्म करो, इसको भी एक ही लिख लो सीधा सीधा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है, इसने NaCl ले रखा है, तो NaCl कैसे टूटेगा, Na++Cl, तो यहां पर वांट ऑफ गुणांक का और गुणा होने वाला है, तो वांट ऑफ गुणांक कितना आएगा इसके लिए, वांट ऑफ गुणांक आएगा 2, यानी कि I बराबर होता है N। जब वियोजन की मात्रा नहीं देते तो कणों की संख्या कितनी है यहाँ पर, एक Na और एक ये 2, यानी कि इंटू 2, तो x बराबर क्या आएगा 40 अपॉन में 1.86 गुणा 2। अब इसको सॉल्व करो, 2 से 40 कितनी बार गया, 20 बार, 20 अपॉन में 1.86, तो 20 में 1.86 को सॉल्व करो, बीस में भाग दे दो 1.86 का, तो ये आ रहा है 10.75, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 10.75। देखना जरा ऐसा है क्या कुछ, 10.75, ये लो, समझ में आई क्या बात। इसमें वांट ऑफ गुणांक को लगवाया है उसने, ठीक है, आई पूछा है, आई बराबर होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। क्लियर है, एल्फा क्या होती है, वियोजन की मात्रा। जब प्रश्न में वियोजन की मात्रा नहीं दे रखी होती, एल्फा नहीं दे रखा होता, तो एल्फा को 1 मानते हैं, तो क्या आएगा, आई बराबर 1 माइनस 1 प्लस एन एल्फा। एल्फा की जगह भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, एन गुणा 1 क्या हो गया एन, 0 प्लस एन क्या हो गया एन, तो ये लो आई बराबर एन, तभी तो लिख रहा था मैं ऐसे। Which of the following alkyl halide undergoes faster by SN1 reaction? ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से एल्किल हैलाइड में SN1 अभिक्रिया तीव्रता से होती है। तो साफ सीधी बात है, SN1 अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। जिस एल्किल हैलाइड से जितना अधिक स्थायी कार्बोकैटायन बनेगा उस एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी। ऑर्डर ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन और मैथिल कार्बोकैटायन। आ जाओ देखो यहां से ये बंद टूटेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, Cl पर आएगा माइनस, क्या बनेगा धनावेशित कार्बन, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां पर Cl पर जाएगा, क्या बनेगा आपका, यहां पर आ गया पॉजिटिव धनावेशित कार्बन,
अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ पर यहाँ जाएगा, यहाँ पर बनेगा 2 डिग्री, ये यहाँ जाएगा, यहाँ बनेगा 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा बन रहा है? 3 डिग्री। तो दूसरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन तो नहीं रहा। अगला ये हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्योजक प्रौद्योगिकी, ये आपकी बायो स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। इसी के साथ आपका ये वाला जो केमिस्ट्री का पेपर है वो पूरी तरह से क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर के साथ मिलता हूं मैं, अगले पेपर के साथ। तो आपके 4 पेपर मैंने करा दिए हैं, धीरे धीरे करके आपके सारे पेपर मैं करा दूंगा। पर क्वेश्चन को करते समय वीडियो पूरी देखें, क्वेश्चन को करते समय स्किप ना करें। आप ऐसा कर सकते हो, उसको पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार मैं पहले क्वेश्चन दिखाता हूं, उसको पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर चेक करो मैचिंग आपका और मेरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तब तक एंजॉय करो। गुड नाइट।